गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएसआई के लिए मैथ का सेशन प्रॉपर वे से लिया जा रहा है, जिसमें मैथ का ऐसा क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बैठोगे जो फंसेगा वो क्वेश्चन, या फिर हमारा सेशन करने के बाद में आप जो कर रहे हो टेस्ट लगा रहे हो उसमें जो फंस रहे होंगे क्वेश्चन, ऐसे ही पूरा एग्जाम ओरिएंटेड आपके क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे या फिर टेस्ट दे रहे होगे उसमें देखने को मिलते हैं, वैसे क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। टॉप 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। अब इसमें से आप कितने कर पाते हो कमेंट में जरूर बताइएगा, और सेशन कैसा लगता है वो भी बताइएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत अच्छी तरीके से क्लास होने वाली है। आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हमारा जब लेक्चर आए आप तुरंत उसका बेनिफिट्स उठा पाओ। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, पहला क्वेश्चन कह रहा है ये आपको टेबल दी गई है, ये आपको प्रॉपर वे से टेबल दी गई है। टेबल में क्या दिया गया है? दिया गया है निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। उत्तर दें लिखा है तालिका एक विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। ये तालिका जो है कुछ विभिन्न छात्र हैं, जैसे छात्र हॉकी खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं और वॉलीबॉल खेलते हैं। अब ये इनकी कक्षा दी गई है, कक्षा दी गई है और इस कक्षा में इतने इतने बच्चे वो खेलते हैं, ये खेल अलग अलग खेल खेलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका जो है, क्वेश्चन आपका ये रहा, ये है आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 10 में वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों का और कक्षा 12 में कक्षा 12 में वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात क्या है? देखो, कक्षा 10 में वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थी और कक्षा 12 में वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात कितना है? तो देखो क्या करना है, कक्षा 10 और 12 में विद्यार्थी क्या खेलने वाले? वॉलीबॉल। तो कोई दिक्कत नहीं, हम वॉलीबॉल पे जाएंगे। वॉलीबॉल कहाँ है? वॉलीबॉल यह है। और कक्षा 10 के कितने हैं? 14 है। ये 14 देखिए, ये 14, ये कक्षा 10 है, देखिए जब ये 14 है। अब बात करेंगे कक्षा 12 की। कक्षा 12 कहाँ पर है? कक्षा 12 है आपका ये, और वॉलीबॉल है ये। तो कितना हुआ? 18 हुआ। 18। अनुपात की बात करेंगे तो देखो 2 से काटेंगे 7 और 2 से काटेंगे 9, तो 7:9 कहाँ है? ऑप्शन आपके बी में है। क्वेश्चन देखने में बड़े लगेंगे बट अगर आप करोगे तो इजिली हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन है, क्योंकि आपको टेबल मिले या फिर ग्राफ मिले, किसी से भी क्वेश्चन आएंगे, 2 लगातार क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो 2 तो जरूर पूछेगा। फिर क्या है क्वेश्चन? क्या है? स्कूल में सभी कक्षाओं से क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्रिकेट खेलने वाले स्कूल में सभी कक्षाओं में ये बात याद रखिए, सभी कक्षाओं से क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या, मतलब सभी कक्षाओं से क्रिकेट कितने बच्चे खेलते हैं। अब देखो क्रिकेट पे चलते हैं। क्रिकेट है कहाँ? क्रिकेट है ये देखो, ये क्रिकेट है। और सभी कक्षा मतलब कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 तक सभी बच्चों का योग कितना होगा? सभी बच्चों का योग कुल संख्या कितनी होगी? कुल संख्या मतलब इनको जोड़ोगे तभी कुल संख्या आएगी। तो कितनी हो जाएगी? देखिए 5 2 7 8 7 12 8 7 15 15 और 3 18। 8 किसमें है? 8 है सी में और ए में, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखो एक बच्चे का 5 4 9 9 2 11 और 11 5 16 16 1 17, कितना आंसर हो जाएगा? 178। 178 मतलब ऑप्शन आपका सी सही होगा, ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है 44100 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। गुणनखंडों की संख्या जब कभी ज्ञात करनी रहेगी तो आपको मैंने जो बताया है तरीका वही अप्लाई करना है। जैसे 4410
क्या करना है आपको, इसको काटते जाना है। देखो 2 से करोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 0। फिर 2 से करोगे 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। 5 से करोगे देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 तो 5 पचे 25। फिर 5 से करोगे 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20, 5 एक कम 5। फिर 3 से करोगे 3 एक कम 3 और 3 चक्कू 12, 3 सत्ते 21। फिर 3 से करोगे 3 चक्कू 12, 3 नवा 27। फिर 7 से करोगे 7 सत्ते 49। अब क्या इनको लिख लेना है कितना, 2 की पावर 2 कितनी बार है, 2 बार। 5 कितनी बार है, 2 बार। 3 कितनी बार है, 2 बार। 7 कितनी बार है, 2 बार। करना क्या है, आपको जितनी पावर लिखी उसमें एक एक जोड़ के सबको गुणा कर देनी है बस। जिसमें इसमें पावर 2 है तो 2 + 1, इसमें पावर 2 है तो 2 + 1, इसमें पावर 2 है तो 2 + 1, इसमें पावर 2 है तो 2 + 1। देखो 3 3 3, आंसर में 3 का मल्टीप्लीकेशन तो जरूर होगा, तो 3 का मल्टीप्लीकेशन खाली 81 ही है, कोई और नहीं है, आप देख लीजिएगा, और कोई नहीं है। तो ऑप्शन कितना होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते हो, देखो 3 3 और 3 और 3, 3 3 9 3 27 3 81 81। आपको इसी अप्रोच से करना है, इससे जल्दी आप कभी नहीं कर सकते हो। जितनी जल्दी आप उसके गुणनखंड निकाल लोगे उतनी जल्दी गुणनखंडों की संख्या आप निकाल सकते हो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये भी दंड आरेख दिया गया है आपको, दंड आरेख दिया गया, नीचे दिया गया है, लिखा है निम्नलिखित, ये आंकड़े दंड आरेख और रेखा आरेख पर आधारित हैं। निम्नलिखित दंड आरेख 5 शहरों A, B, C, D और E की कुल जनसंख्या और शहरों में महिलाओं की संख्या दर्शाता है। निम्नलिखित रेखा आरेख प्रत्येक शहर के लिए साक्षर महिलाओं का प्रतिशत दर्शाता है। जो आपको रेखा आरेख है अभी देखने को मिलेगा, ये देखिए, ये जो है ये रेखा आरेख है, ये साक्षर महिलाओं को दर्शाता है। ये साक्षर महिलाएं हैं, ये साक्षर महिलाएं हैं। ठीक है, तो ये आपको शहर है, ए शहर है, बी है, सी है, डी है एंड ई है। ये 5 शहर आपको दिए गए हैं, जिसमें कुल जनसंख्या मतलब महिला एंड पुरुष, ये कुल जनसंख्या है। आप बच्चे नहीं उसमें जोड़ लेने हैं, महिला पुरुष की जनसंख्या कितनी है, ये ब्लैक वाले हैं कुल संख्या। और कुल जनसंख्या आप महिलाओं की करेंगे तो देखो व्हाइट वाला, ये कुल है, इसमें इतनी महिलाएं हैं। ये कुल मतलब हस्बैंड मतलब मेल फीमेल का, ये ब्लैक में मेल फीमेल दोनों है इंक्लूडेड है। और ये इसमें ये केवल महिलाएं हैं, ये केवल पुरुष हैं, ये टोटल हैं और ये केवल महिलाएं हैं। और टोटल में खाली महिला और पुरुष हैं, बस ये आपको बात ध्यान रखनी। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है शहर डी में पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो शहर डी में लिख लेते हैं, शहर डी में पुरुषों की संख्या कितनी है, ये पूछना है कि शहर डी में पुरुषों की संख्या कितनी है। अब शहर डी है कहाँ, शहर डी आपका ये पकड़ो, साक्षर निरक्षर बिल्कुल नहीं पूछ रहा, खाली पुरुषों की संख्या पूछ रहा है। तो देखो शहर डी है ये, डी में कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है आपकी 54500, ये कुल है कुल संख्या, जिसमें महिलाएं कितनी हैं 31950 महिलाएं हैं। कितनी, 31950 फीमेल हैं, ये फीमेल हैं, ये कुल है। तो अगर कुल से फीमेल हटाओगे तो महिलाएं हटा दोगे तो पुरुष ही बचेंगे, ये 0 आ जाएगा, 10 से 5 जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ 4 बचेंगे 14 हो जाएगा, 14 से 9 जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 3 से 1 आ जाएगा, 3 से 1 आ जाएगा 2 बचेगा, तो यहाँ पे 5 से 3 जाएगा 2 बचेगा। तो 22,550 क्या है, पुरुष हैं। ये कितने हैं, ये पुरुष हैं।
22,550 क्या है, पुरुष हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपका आंसर में कौन सा दिया गया है। 22,550 क्या है, पुरुष। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, हमने लगभग इसके सारे सेट्स देखे, ऐसा कोई सेट नहीं जिसमें आया ना हो। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है, इसमें जो डाल देता है ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शब्द लिख देता है ना, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में। एक शंकु है आपका, एक शंकु है, ठीक है, एक शंकु है, ये एक शंकु है। शंकु का देखो, ये इसकी रेडियस क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ये उसकी ऊंचाई हुई, जिसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब ये चीज, ये तिर्यक ऊंचाई है, इसकी कितनी है, 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, का उपयोग करके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखो कभी कभी क्वेश्चन को ऐसा करता है, ऐसा करेगा आपको, ये तिर्यक नहीं दे देगा, तिर्यक ऊंचाई नहीं देगा, ये ऊंचाई देगा, तो आपको पाइथागोरस से तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। अब कभी हाइट की आपको जरूरत पड़ जाए तो आप निकाल सकते हो। बाय द वे इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, बाय द वे कभी इसका आयतन पूछ लेता, आयतन, तो आयतन का कैसे लिखोगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये अगर आयतन पूछता तो इसकी ऊंचाई की जरूरत पड़ती, बट इसमें पूछा क्या है, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, कुल सरफेस एरिया, कुल सरफेस एरिया पूछा है। तो टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कौन कौन सी चीजें होंगी। देखो पहली बात तो इसकी है, देखो ये चीज देखो थोड़ा, ये चीज तो आएगी ही आएगी, ये चीज तो आएगी ही आएगी, उसके देखो ये चीज तो आएगी ना। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आएगा ही आएगा, इसका नीचे का हिस्सा भी आएगा, ये नीचे का हिस्सा भी आएगा। इसको ऐसा मानो जो जैसे किसी का बर्थडे होता है, जो कैप उसके ऊपर रखी जाती है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो ऊपर का तो आता है, तो उसके नीचे का हिस्सा भी आता है। तो देखो इसमें अगर ऊपर वाले की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, ऊपर वाला होता है पाई आर एल। ये केवल अगर इसकी बात करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये पाई आर एल हो जाएगा, पाई आर एल, ये पाई आर एल हो जाएगा। बट अब नीचे भी है, तो नीचे देखिए, अब उसको ढंग से देखोगे तो एक सर्कल दिखेगा, गोला दिखेगा, वृत्त दिखेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ये होगा आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया शंकु का कितना होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आयतन पूछता तो आयतन का आपका ये फार्मूला है। आप इसमें पुट करिए, वो वैल्यू पुट करिए, क्योंकि सारी चीजें तो दी गई हैं। इसमें से पाई कॉमन ले लीजिएगा, आर दिया है, आर भी कॉमन ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, तो आर भी कॉमन ले लीजिएगा। आर कितना बचेगा, एल प्लस आर बचेगा। तो देखो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी, 12, नीचे एल की वैल्यू 9, आर की वैल्यू 12 है। देखो जो कितना आएगा, ये 22/7 गुणे 12 9 21, तो 7 × 21, 2 दूनी 4 3 12, मतलब 2 लास्ट में आएगा, 2 लास्ट में सब में आ रहा है। आप ऐसे बात नहीं बनेगी, पूरा करना पड़ेगा। तो देखो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 2 26 पूरे 3 चक्कू 12, 3 18 1 19, 92 किसमें है, 92 है आपका इसमें सी में। आप आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप पूरा नहीं करिएगा, जहां पर आपको आंसर निकालने से मतलब है, जहां पर आंसर आपको मिल जाए वहां पे छोड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि टाइम की एक सेकंड की बहुत वैल्यू है एग्जाम टाइम में। क्योंकि आप फिल कर रहे होंगे तो आपका OMR छीन लिया जाएगा, तो इस वजह से एक सेकंड बचा के चलिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, AP से क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है। एक समांतर श्रेणी का 28वां और 42वां पद क्रमशः कितना, 455 और 567 है, तो 32 पद तक का योग ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो सकता है, इसको देखो करने का तरीका सबका अलग अलग होगा, बट हम बताएंगे जो थोड़ा आसान तरीके, क्योंकि हमको इसमें A भी नहीं पता है, D भी नहीं पता है,
तो देखो 28वां पद कितना है, 28वां पद कितना है, 455 है, 455 है। और 42वां पद, 42वां पद की बात करेंगे तो कितना है, 500, कितना है, 567 है। हमको 32वां पद निकालना है, तो उसके लिए पहले हमको ए और डी निकालनी पड़ेंगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? देखो हम एक इक्वेशन जानते हैं, कौन सा, Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये जानते हैं। तो यहां पे हम खाली 28 पदों के लिए अगर निकालें, 28 पदों के लिए अगर निकालें तो Tn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 मतलब T28 बराबर ए प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी। और 28वां पद है कितना आपका, 455 बराबर ए प्लस 27 इंटू डी। इसको हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं, मानना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बड़ा जाएगा क्वेश्चन ये। अब रही बात, सेम चीज इसमें लगाओगे तो T42 बराबर ए प्लस एन की जगह कितना रखोगे आप, 42 रखोगे, 42 माइनस 1 इंटू डी। T42 की वैल्यू आपको कितनी दे दी गई है, 567 ए प्लस 41 इंटू डी। इसको हम इक्वेशन 2 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, इक्वेशन 2 मान सकते हैं। अब दोनों को हम अगर कैलकुलेट करें, दोनों को जोड़े घटाएं तो ए की या डी की वैल्यू मिल सकती है। ए डी चाहिए हमको, ए डी मिल जाएगा, फिर हम 42वां पद निकाल लेंगे, 42 पदों का योग निकाल लेंगे, 42 पदों का योग निकाल लेंगे। तो ए की हम क्या करेंगे, सब ये जो एक समीकरण है 2 से करेंगे सब्सट्रैक्ट, घटा देंगे, कितना है 455 ए प्लस 27 डी, ये पहली समीकरण थी। तो इनको क्या करेंगे हम घटाने पर, देखो प्लस माइनस माइनस घटाने पर, देखो ये कितना आ जाएगा, 7 से 5 जाएगा 2, 6 से 5 जाएगा 1, ये 112 आया। ये ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना जाएगा, 11 से 7 4, 11 और 1 डी। तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 112/14। तो 14 8 112 होता है, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 8। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 डी की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर डी की वैल्यू हमको मिल गई तो ए मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है, हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, पहली या दूसरी, कोई एक इक्वेशन में एक डी की वैल्यू रखिए और ए की वैल्यू निकालिए। यहाँ पे मान लो हम रख देते हैं, तो 455 माइनस डी की वैल्यू रखेंगे तो 27 इंटू 8, ये ए की वैल्यू आ जाएगी। तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 के 6, 5 बचेंगे, 8 दूनी 16, 16 5 21 माइनस 455। देखो 15 से 6 जाएगा 9, 15 से 6 जाएगा 9, तो यहाँ बचेगा 4, 4 से 1 जाएगा 3, 2 से 4 से 2 जाएगा 2, तो 239 कितनी आ गई ए की वैल्यू आ गई। तो अब हमको ए की वैल्यू पता हो गई, डी की वैल्यू पता हो गई, हम क्या करेंगे, योग नहीं निकाल पाएंगे, योग बिल्कुल निकाल लेंगे। हम किस फार्मूले से योग निकालते हैं, अब जरा देखिएगा कहाँ पे करेंगे, कहीं जगह नहीं है, करेंगे यहाँ पे। योग की Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है आपका योग का फार्मूला। हमको कह रहा है 32 पद तक का योग निकालना है, तो 32 पद तक का योग निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 32 रखेंगे, तो S 32/2, 2a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 239 प्लस n कितना है 32, तो 32 से 1 जाएगा 31 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 8, तो ये कितना आ जाएगा, ये देखो ये आ जाएगा 16, ये कितना आ जाएगा 2 4, 4 9 36, 3 बच जाएगा, और 4 3 12 3 15। अब देखो 8 एकम 8, 8 3 24, ये जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 6 8 6 14 के 4, 1 बचेगा, तो 4 5 9 9 1 10, 1 बचेगा, 2 1 3 1 4 और 16, तो 16 चक्कू 64, 2 दूनी 4, 4 9 36 के 6, फिर 4 3 12 3 15, सही है, 8 एकम 8, 8 3 24,
सही है। 4 8 6 14 के 4 1 बचा, 4 5 9 1 10 का 0 1 बचा, 2 1 3 1 4 गुणा करिए कितनी आएगी 16 चक्कू 64, 16 छक्का 96, 16 चक्कू 64। यार इसमें तो आंसर ही नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन कुछ ना कुछ मिस्टेक किए हैं, क्या किए हैं भाई। 2a, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, a की वैल्यू हमने ये खाली 2 से मल्टीप्लाई किया है, ये गलत किया है। देखो 2 2 9 18, 2 3 6 1 7 और 2 दूनी 4, मतलब 400 कितना 78, 478 आएगा। अब जोड़ो, यहाँ पे गलती की थी मैंने। 8 8 16, 16 के 6 और 7 4 11, 11 1 12, 1 बचेगा। 4 2 6 1 7 की गुणा अगर 16 से करेंगे तब कितना आएगा, 16 छक्का 96, हाँ सही, बिल्कुल सही है। 16 छक्का 96 के 6 9 बचेगा, 16 दूनी 32, 32 और 9 41 का 1 4 बचेगा, 16 सब में आ रहा 4 आ जाए। 16 सती 16 छक्का 96 होता है, 16 सती 112, 112 और 4 116, कितना 116, तो कितना 116, तो 11 61 6, 11 61 6 आपका आंसर बी में है। ठीक है, तो आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा है, आपको इसको करना बट इजी है, तरीका पता होना चाहिए तो आप कर लोगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। एक साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, फिर 24 साल बाद वह स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। आसान क्वेश्चन है। जब साधारण ब्याज पे गुनी का क्वेश्चन आए तो देखो क्या करना है, साधारण ब्याज पे देखो तो क्या करना है, T1 अपान T2, T1 अपान T2, T1 अपान T2, N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1, ये करना है। देखो ये आपका साल है, समय है, ये पहले साल का गुना है, ये दूसरी साल का गुना है। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 12 वर्षों में, कितने 12 वर्षों में 12 वर्षों में 12 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है। तो n बराबर क्या है, गुनी, तो 7 गुनी हो जाती है, ये लिखना है, ये लिखना है। तो देखो N1 के बराबर है ना, तो जो 12 साल में 7 गुनी हो रही है तो इसके बराबर में लिखेंगे, इसके बराबर में लिखेंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो, मानते हो कि नहीं मानते हो बताओ। अब देखो क्या कह रहा है, हो जाती है, फिर 24 साल के बाद वह स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी, तो इसके मतलब T2 बराबर कितना हो जाएगा 24 साल, और यहाँ पे N2 की वैल्यू हमको निकालनी है। N2 की वैल्यू इसमें निकालने में आप कोई तकलीफ करोगे, कोई तकलीफ नहीं करोगे। इसको लिखना होगा तो क्या लिखोगे, 6 बटे N2 माइनस 1, ये लिखोगे। इसको करोगे तो 12 दूनी 24, 1 बटे 2, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो N2 माइनस 1 बराबर 6 दूनी 12, तो N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 प्लस 1 इक्वल्स टू 13, 13। तो 13 साल में वो 24 गुनी हो जाएगी, 13 साल में 24 गुनी, तो आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन अगर उसको दूसरे तरीके से करने लग जाओगे फिर करने लग जाओगे, फिर टाइम उसी में सारा खत्म कर दोगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये भी आपका जानदार है। द्रविड़ ने अपने दोनों बेटों के लिए जिनकी आयु 17 साल है, 17 साल, एक की आयु 17 साल है, दूसरे की 18 वर्ष है, दो बेटे हैं, एक की 17 साल है, दूसरे के 18 साल है, कितना 50,400 वसीयत करता। वसीयत मतलब ये होता है फिक्स कर देते हैं कुछ लोग अपने बच्चों के नाम पे कि 50,000 या 1 लाख 2 लाख जितना फिक्स कर देते हैं, और एक ड्यूरेशन फिक्स कर देते हैं, उतने साल के बाद में बच्चे को उन दोनों को बराबर बराबर धनराशि मिले। ऐसा वो लोग करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं ऐसा, आप जानोगे चीजें। 50,400 की वसीयत छोड़ी, उन्हें 20 वर्ष का होने पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि मिलती है। ये चीज आप ये लाइन जरूर पढ़िएगा, चक्रवृद्धि ब्याज समान 10% उनको ब्याज मिलता है, और 20 साल होने पर कितना समान राशि मिलेगी, 20 साल होने पर समान राशि मिलेगी। तो छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा ज्ञात करना है आपको।
क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा तकलीफ में लग रहा होगा, बट इसको 2-3 बार पढ़ोगे समझ में चीजें आएंगी। देखो हम समझा रहे हैं आपको। एक 17 साल का छोटा बेटा है, दूसरा है आपका 18 साल का। 18 साल का दो बेटे हैं, तो भाई हैं। मान लो ये ए है और ये है बी, ये बी है, ये ए है और ये बी है, दो बेटे हैं। अब 20 साल बाद क्या होता है, 20 साल बाद इनको दोनों को समान राशि मिलेगी। तो 20 साल, 17 से 20 साल गया तो इसको कितना टाइम मिल गया, इसको टाइम मिला 3 साल का। बट जो बड़ा बेटा है, जो बी है, ये बड़ा है, तो बी को कितना टाइम मिला, इसको मिला 2 साल 20 साल पहुंचने में। बात समझ में आई कि नहीं? ए को 20 साल होने में 3 साल लगेगा और बी को, जो बड़ा बेटा है हमारा, जो बड़ा बेटा है उसको 2 साल लगेगा। ठीक है, इसमें छोटा कौन है, छोटा ए है। बड़ा कौन है, जो 18 साल का है वो बड़ा है, उसको 2 साल लगेंगे 20 साल पहुंचने में। ठीक बात आप समझ में आई? लेकिन कह रहा है उनको क्या करता है, 10% की चक्रवृद्धि ब्याज भी मिलती है उनको। फिर क्या होता है, समान धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि मिलती है, समान राशि मिलनी चाहिए। तो हम 17 साल पहले हम कितना डिवाइड किए होंगे, कितना दिए होंगे कि छोटे बेटे को वर्तमान हिस्सा कितना होगा। तो ये चीज, इस चीज को जब करना रहे तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा आपको, कि हमने जो छोटा बेटा है इसको धनराशि, टोटल धनराशि मेरी इतनी है, तो एक्स की हमने एक छोटे बेटे को अगर धनराशि मानेंगे तो कितनी एक्स मान लेंगे। तो बड़े बेटे की धनराशि कितनी हो जाएगी, बड़े बेटे की धनराशि कितनी हो जाएगी, ये छोटा बेटा ले लिया इतनी, तो बड़ा बेटा 50,400 माइनस एक्स, ये बड़े बेटे की धनराशि बचेगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानना पड़ेगा आपको। अब देखो कह रहा है कि 10% उनको चक्रवृद्धि ब्याज में मिलता है, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज पर चलना भी पड़ेगा। अब देखो इसको, अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या, एक्स पर 10% का चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल के लिए अगर मिलेगा तो कैसे लगाओगे आप? अगर बेसिक फार्मूले से अगर करोगे तब भी वैसे जाओगे, अदरवाइज वैसे ही जाओगे। कितना 11/10 की पावर 3। ये आया कैसे? देखो 10% है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो 10 दाम 100, 1/10, तो 1 साल के लिए कितना मिलेगा, 11/10। 10 पर 1 का लाभ मिल रहा है, 10 पर 1 का ब्याज मिल रहा है, 11/10, 10 पर 1 का ब्याज मिल रहा है हर साल, 10 पर 1 का ब्याज मिल रहा है हर साल। तो देखो, तो 11/10 हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। तो ये कितने दिन के लिए मिल रहा है, 3 साल के लिए मिल रहा है। सेम यहाँ पर राशि कितनी है, 50,400 माइनस एक्स, यहाँ पर कितना, 10% ब्याज यहाँ पर भी मिल रहा है, 10% एक हर बार बढ़ रहा है, तो 11/10 कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ये चीज देखो 2 साल के लिए। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, कैसे करोगे? अब ये नहीं सोच लेना कि इसको हम काट देंगे, कि देखो यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 है, तो क्या कर दोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना? गलती तो नहीं की हो? अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11/10x, ये कितना जाएगा, 50,400 माइनस एक्स इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा, 21/10x बराबर 50,400। ये 21 कैसे लिखे समझ में आया? x लाओगे, 10 से गुणा करोगे, 10 11 21 ना। अब इतना, अब आप लोग देखा करिए, शॉर्ट भी करना सीखिए ना। ये 50,400 इंटू 10/21, ये देखिए 21 दूना 42, 8 बटेगा 8, 84, 21 चक्कू 84, कितनी बार में, 24 बार में। तो x की कितना हो जाएगा, 24, 1 2 3 0, 1 2 3 0। x को जो धनराशि मिलेगी कितनी मिलेगी, 24,000 मिलेगी। x को धनराशि जो प्रेजेंट में मिलेगी तो कितनी मिलेगी, वर्तमान में 24,000। आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो अगर बी को इतनी मिलेगी तो ए को कितनी मिलेगी, आपको इसमें से घटाना पड़ेगा। ठीक है, ए को घटाना पड़ेगा।
तब उसमें छोटे बेटे की पूछा था, छोटा बेटा हमारा ए ही है और मैंने एक्स माना ही है छोटे की, ठीक है, तो 24,000 मिलेगी, ठीक है। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव 27 किलोमीटर की में सॉरी 27 घंटे में 135 किलोमीटर प्रवाह के प्रतिकूल मतलब विपरीत, प्रतिकूल मतलब विपरीत, मतलब बी माइनस एस, बी मतलब बोट की स्पीड है, एस धारा की चाल है, तो 135 किलोमीटर कितने घंटे में, 27 घंटे में जा रहा है, इसमें प्रतिकूल। फिर क्या है, 28 घंटे में 96 किलोमीटर प्रवाह के साथ, तो बोट प्लस स्टीम अगर जाएगा तो कितना 196, कितना 196 कितने घंटे में, 28 आवर में, 28 आवर में जाता है। तो शांत जल में नाव की गति बताना है, मतलब बोट की बी की वैल्यू बतानी है, बी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब 27 को ये किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड देख लीजिए, 27 पचे 135, ये 8 7 56 होता है, तो 7 8 56, 5 बचेगा, 7 में 14, 14 5 19, हाँ 7 बार में ये जाएगा, ये 7 बार में जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, बी की वैल्यू नाव की बात बतानी, तो सिंपली जोड़ लेना है आपको। देखो ये कट जाएंगे, ये 2b हो जाएगा, 2b, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो कितना 6 किलोमीटर पर आवर, कितनी बोट की स्पीड हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करा दो पाइप 702 मिनट और 1107 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं, टंकी में एक रिसाव पाइप, रिसाव मतलब जो निकासी वाला पाइप है जो पानी को एग्जिट करता है, निकासी रिसाव का पाइप भी ही है। जब तीनों को खोल दिया जाता है तो खाली, तीनों को एक साथ अगर खोला जाता है मतलब दो भरने वाला एक रिसाव वाला, तो खाली टंकी को भरने में 468 मिनट में भर जाता है। टंकी को खाली करने में अकेले रिसाव पाइप को कितना टाइम लगेगा, कितना समय, कितना मिनट लगेगा, ठीक है। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखो, एक ट्री डायग्राम बनाओ, ए है जो 702 मिनट में भर लेता है। अगर बात बी की करेंगे तो बी 1170 मिनट में भर लेता है। अगर बात करेंगे, एक है जो सब साथ में चलेंगे, एक रिसाव पाइप है ए प्लस बी और माइनस सी, ये रिसाव पाइप है, तीनों साथ में चलते हैं, तो 468 मिनट में भरते हैं। इसमें ये सबसे पहले करने के बाद आप एलसीएम सबका लीजिए, एलसीएम ले लीजिए 702 तो 2 से करिएगा, 702, 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 3 से करिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, फिर 3 से करिए, 3 3 9, 3 9 27, फिर 3 से 13 3 39, तो ये कितना हुआ 2 3 की पावर 3 इंटू 13। अब इसका भी देखिए कौन सा 1170, देखो 2 से करिए, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 8 16 और 2 पंचे 10, फिर 5 से करिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर 3 से 3 3 9, 3 9 27, फिर 3 13, तो कितना जाएगा ये 2 5 3 की पावर 2 एंड 13, ठीक है। अब देखो 468, देखो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ती 14, 3 3 9, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 3 9, ठीक है। तो कितना जाएगा ये 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 13। अब देखो हमको करना क्या है, सबका एलसीएम लेना है। सबका एलसीएम कितना, 2 की पावर बड़ी कितनी है 2, 3 की पावर बड़ी कितनी है 3, फिर कितना है 5 5, फिर कितना है 11, ये करना है, ठीक है। अब देखो इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए इसकी 2 की पावर 1, 3 की पावर 3 और
13 से अगर डिवाइड करेंगे पूरी एफिशिएंसी तो कितना बचेगा, 2 की पावर 1 2 बचेगा, 3 3 कट जाएगा, 13 13 कट जाएगा, 5 बचेगा। अगर इसकी बात करेंगे तो 1 2 बचेगा, 5 कट जाएगा और 1 3 बचेगा। ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे तो ये कितना बचेगा, 2 की पावर 2 कट जाएगी, 3 बचेगा, 1 13 तो कट ही जाएगा, फिर 5 बचेगा। देखो 2 कट गया, 1 3 बचा, 2 कट गया पूरी तरीके से, 1 3 कट बचा, 1 5 बचा। हाँ ठीक है, ठीक है, इतना आ जाएगा एफिशिएंसी। अब देखो ये कितना है, कह रहा है एक जो खाली पाइप है उसको अकेले रिसाव करने में कितना टाइम लगेगा, तो हमको सी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा हमको, तो ए प्लस बी माइनस सी बराबर कितना है, 5 तियां 15, 5 तियां 15। ए कितना है, ए है 10, बी कितना है 2 तियां 6, तो हम सी की वैल्यू नहीं यहां से निकाल पाएंगे, सी की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे। ये कितना हुआ 16, ये कितना हुआ 15, ये कितना हुआ सी, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, मतलब जितना ये रहेगा उतना ही मिनट लगेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करना अब आपका टास्क है, कैसे करोगे देखिए, देखो 2 दूनी 4, 3 तियां 9, 5 और 13। देखो 13 का मल्टीप्लीकेशन होगा, सबसे पहले 13 का देख लीजिए, 13 का 9 से 7 1 8, ये नहीं होगा, 7 2 9, ये होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, आंसर आपका ये होगा। देख लीजिए 9 का मल्टीप्लाई इसी में हो रहा है, 9 का मल्टीप्लाई इसी में हो रहा है, तो ऑप्शन आपका सी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ना हो तो आप गुणा करके भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या है, एक ट्रेन स्टेशन ए से, ये मान लो स्टेशन ए है, यहां से एक ट्रेन स्टेशन ए से 216 किलोमीटर, कितना 216 किलोमीटर पर आवर की गति से स्टेशन बी की ओर, मतलब स्टेशन बी की ओर, स्टेशन बी कहीं यहां पर है, स्टेशन बी कहीं यहां पर है, बी की ओर चलती है। 45 मिनट बाद स्टेशन बी से 45 मिनट बाद, कितना 45 मिनट बाद 45 मिनट बाद स्टेशन बी से दूसरी ट्रेन 15 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, तो चलती है स्टेशन ए की ओर, ये भी देखो लिखा है, स्टेशन ए की ओर चलेगी, कितना 15 किलोमीटर पर आवर स्टेशन ए की ओर चलेगी, बट कितनी 45 मिनट के बाद। ये दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी भी देखो दे रखी है, तो इसमें बचा क्या, क्वेश्चन में कुछ बचे नहीं, कितना 855 किलोमीटर, 855 किलोमीटर। ए से बी के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है, तो ट्रेनें स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, क्वेश्चन आप कठिन कर दिया थोड़ा उसने, कि स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। आप एक चीज देखिएगा, आप जब ये क्वेश्चन करोगे तो पहले इसका टाइम समय समान करोगे, समय समान करने के लिए क्या करोगे, 45 मिनट बाद भी चल रहा है, जो बी से ए की ओर चल रही है ट्रेन, वो 45 मिनट बाद चल रही है, तो 45 मिनट हमारा 216 ए ट्रेन 216 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 45 किलोमीटर चल चुकी होगी, इसके मतलब 45 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो इसको पहले 45 किलोमीटर चलाइए कि कितनी दूरी ये चल रही थी, तो 216 किलोमीटर, अगर स्पीड 216 किलोमीटर की स्पीड से ए बी की तरफ चल रही थी, तो 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 45/60, आवर में चेंज कर लिया, 6 से करो, 6 3 18, 6 6 36, ये 10 बचेगा, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 18, 18 9 162, 162 किलोमीटर क्या हुई, ये चल चुकी होगी ट्रेन, 162 किलोमीटर ट्रेन ये चल चुकी होगी। तो बची कितनी है ये भी देख लीजिए, 855 पूरी थी, 162 चल गई, 3 15 से 6 जाएगा, तो 9, यहाँ कितना बचा था 7 से 1 जाएगा 693 किलोमीटर बचा है अभी। अब कितना बचा है, मान लो ये कितना 45 मिनट में, ये 45 मिनट में चल गई, कितनी दूरी 162 किलोमीटर, 162 किलोमीटर।
216, 162 किलोमीटर चल गई। तो बच कितनी दूरी गई है, ये कितनी बच जाएगी, ये दूरी बच कितनी गई, कितनी बच गई, 693 किलोमीटर, 693 किलोमीटर, 693 किलोमीटर। अब इसमें ये लोग मिलेंगी, कहां पर मिलेंगी, उसके लिए क्या करना है, आपको सक्सेसिव टाइप में लगा देना है, इनकी चालें तो जुड़ जाएंगी। 693 किलोमीटर। देखो ए ट्रेन इधर से आ रही 216 किलोमीटर पर आवर से, 216 किलोमीटर पर आवर से, बी ट्रेन इधर से आ रही 15 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, अब ऊपर भी किलोमीटर है, नीचे भी किलोमीटर है, तो चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो 693, तो 6 और 5 11, एक बचेगा, 1 1 2 1 3 और 2 का 2, 2 का 2, तो 231 आया। मुझे लगता है 3 बार में कटेगा, ये कितनी बार में, 3 बार में कटेगा, तो 3 घंटे आ जाएगा। 3 घंटे बाद वो आप पहली बात तो मिलेंगी, 3 घंटे बाद वो मिलेंगी, 3 घंटे बाद मिलेंगी, 3 घंटे के बाद मिलेंगी, 3 घंटे के बाद मिलेंगी। अब 3 घंटे में हमको क्या करना है, देखो उसने ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी पूछा है, तो ए से हमको 216 किलोमीटर 3 घंटे में चलवा देना है इसको। देखो अब ए, देखो ए 3 घंटे में 216 की स्पीड से, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितनी दूरी तय करेगी, 216 गुणे 3, तो 3 18, 3 1 कम 3 1 4 और 3 दूनी 6, 648 किलोमीटर तय कर लेगी दूरी। ये 648 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी, यहां से तय करना है, क्योंकि हमको देखो यहां तक 162 तय कर चुकी थी, यहां से 648 किलोमीटर दूरी यहां तक तय कर लेगी 3 घंटे में। अब कह रहा है ए की दूरी कितनी होगी, ए से दूरी कितनी होगी, तो 648 तो ये दूरी हो गई, और पहले चल चुका था कितनी, 162 किलोमीटर। जोड़ दो इनको जोड़ दो, कितना, 648 तो ये चला है, ठीक है, 162 पहले चला था, तो 8 2 10 का 0, 1 बचेगा, 6 4 10 11 का 1 बचेगा, 6 7 1 8, तो 810 किलोमीटर उसने दूरी तय की है, कहां से, ए से। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 25 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए के मूल्य वर्गों के सिक्के हैं, जिनकी कुल राशि कितनी, 455 रुपए है। सभी मूल्य वर्गों के सिक्के समान संख्या में है। बॉक्स में 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, ये बतानी है। देखो अगर एक बॉक्स में 25 पैसे की बात करेंगे तो 1/4 है, ठीक। दूसरा क्या बताएंगे, 1 रुपए के, 1 रुपए मतलब 1 है। फिर 2 रुपए की बात करेगा तो 2 है। ये रुपए के मूल वर्गों की जिनकी कुल राशि इतनी है और सभी मूल वर्गों के सिक्कों की संख्या समान है, तो हमने सिक्कों की संख्या मान ली x 1 1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्या है, मान लो x, इनके सामने x मान लेंगे, क्योंकि हमको ये नहीं पता किस अनुपात में है, तो बट ये पता है कि बराबर है, किस अनुपात में है ये निकालना पड़ेगा। इसकी कर लेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, x/4, इनको जोड़ के इसके बराबर रख देंगे तो सिक्कों की संख्या उसके रुपए के बराबर आ जाएगी। x का करेंगे x आ जाएगा, x का करेंगे 2x आ जाएगा, ये कितना जाएगा अपना 455, ये कितना जाएगा, ये 3 आ गया, x/4, ये 3x, ये 455, ठीक है। अब देखो ये इसको अगर करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 मानिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये x हुआ, ये कितना हुआ 12, तो ये अगर देखेंगे कितना हो जाएगा 13x/4, देखिए 4 3 12 और 1 13, ये किसके बराबर हो जाएगा 455 के, ये किसके बराबर आ जाएगा 455 के। अब 13 से काटिए, देखिए 13 दूनी 26, 13 3 39 हो जाएगा, 13 3 39, बचेगा कितना 5 उधर 1 इधर 6, 5 बचा है उधर,
तो 65 हो जाएगा, 13 पचे 65। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 चक्कू 140। अब 35 चक्कू 140 हो जाएगा, 35 दूना 70, 70 का अगर डबल करेंगे तो 140। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140, 140 और 140। ठीक है, मतलब क्या कह रहा, सभी मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या समान है। तो अगर आपसे 50 पैसे के सिक्के पूछे, 25 पैसे के पूछता तब भी 140 होगी, अगर 1 रुपए की पूछता तब भी 140 होगी, अगर 2 रुपए की पूछता तब भी 140 ही होगी। तो देखिए आपका आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। आपको इसी अप्रोच से ये वाला क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे तरीके लगेंगे, बड़े भी हो जाते हैं। आप उनका क्या करिए, पहले उनका अनुपात लिखिए सिक्कों का, फिर वो जिस अनुपात में बांटे गए उनका मल्टीप्लाई करके योग करके पूरे रुपयों के बराबर रख दीजिएगा, आंसर आपका मिल जाएगा तुरंत, कम टाइम में आपको आंसर ये मिलेगा। ये तरीका बेस्ट है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट में आपको अच्छा बताना है, अगर कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट में वो भी बताने हैं चीजें, और सेशन को दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हम भी और भी बेटर कर पाए आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप जब हमारा लेक्चर आएगा तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, तो तुरंत आप उसका लाभ उठा पाओगे। थैंक यू सो मच, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू।